Hello students. Today we will start our the principal normals and the binormals. स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है और बाई नॉर्मल क्या होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, प्रैक्टिकल इसके बारे में। मान लिया आपके पास एक कारो है, तो स्टूडेंट मान लिया ये आपके पास एक वायर है। मैं इस वायर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मान लिया ये आपके पास एक वायर है और इस वायर से आपने यहाँ पर इस वायर में आपने ये कारो है, मान लिया ये एक कारो है और इस कारो में आपने ये ले लिया एक टेंजेंट वेक्टर। ये यहाँ पर इस वायर में ये एक टेंजेंट वेक्टर है। ये जो ब्लू पेन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये एक टेंजेंट वेक्टर है। अब इस टेंजेंट वेक्टर में मान लिया आपके पास ओसिलेटिंग प्लेन, मैंने आपको बताया था क्या होता है स्टूडेंट। ओसिलेटिंग प्लेन मान लिया आपने ये ले लिया एक, और ये इसके ऊपर ये जैसे ये आपने ब्लू पेन था, ये क्या था, टेंजेंट वेक्टर है। टेंजेंट वेक्टर के ऊपर यहाँ पर आपने एक प्लेन ले लिया जिसमें ये टेंजेंट वेक्टर भी लाई करता है और कर्व में है ये, और अगर ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर, मान लिया ये हो गया, इसके ऊपर ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो, ये उसके ऊपर मान लिया परपेंडिकुलर है, और अगर मान लिया ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ओसिलेटिंग प्लेन है। इस ओसिलेटिंग प्लेन में अब ये आपका ये इसके ऊपर ये यहाँ पर ये टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर के ऊपर ये ओसिलेटिंग प्लेन आपका बना है। अब अगर हम एक ओसिलेटिंग प्लेन में, यहाँ पर ओसिलेटिंग प्लेन में अगर हम टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं टेंजेंट के ऊपर, और वो जो टेंजेंट है वो लाई करता है ओसिलेटिंग प्लेन में, तो जो ये ओसिलेटिंग प्लेन में जो लाई किया, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। देखो नॉर्मल का मतलब तो परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंट के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मान ले ये ओसिलेटिंग प्लेन है आपका, ये जो रजिस्टर दिख रहा है ये है आपका ओसिलेटिंग प्लेन, और अगर इस ओसिलेटिंग प्लेन में आपका ये कोई भी नॉर्मल है, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर तो नॉर्मल तो होगा, टेंजेंट इस वायर के ऊपर ये कर्व है और यहाँ पर ये इसके ऊपर आपने देख लिया ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये ओसिलेटिंग प्लेन में लाई करता है। अगर ये इस ओसिलेटिंग प्लेन में लाई करता है स्टूडेंट, ये ओसिलेटिंग, ये जो है आपका, ये अगर इस ओसिलेटिंग प्लेन, ये ओसिलेटिंग प्लेन है, अगर इस ओसिलेटिंग प्लेन में ये लाई करता है एनॉर्मल, तो इसे बोलते हैं ये आपका प्रिंसिपल नॉर्मल होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अगर कोई एक और नॉर्मल आपने ले लिया और वो प्रिंसिपल नॉर्मल आपने देख लिया, प्रिंसिपल नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वायर है, और फिर एक परपेंडिकुलर और मैंने ले लिया जो कि आपका ये जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर आपने देखा टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और आप ये कह सकते हो ओसिलेटिंग प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये यहाँ पर इसके ऊपर भी टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और ओसिलेटिंग प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और ये प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो फिर इसे बोलते हैं स्टूडेंट बाई नॉर्मल। मतलब ये जो आपने बाई नॉर्मल जो आपने लिया है, ये ऊपर जो टेंजेंट के ऊपर भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, ओसिलेटिंग प्लेन में लाई करता है। लेकिन अगर एक और परपेंडिकुलर आपने ले लिया जो कि टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और आपका प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो उसे बोलते हैं बाई नॉर्मल। तो ये तीन चीजें आपने स्टूडेंट लाई करनी है, इससे समझनी है। यहाँ पर एक तो ये जो आपका, ये एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कोई भी एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर आपने ये एक टेंजेंट ले लिया, और इस टेंजेंट में ये आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ले लिया, और इस टेंजेंट के ऊपर साथ में फिर आपने क्या ले लिया स्टूडेंट, ये एक ओसिलेटिंग प्लेन है, क्योंकि आपको पता है इसको चाहे ऐसे ले लो, चाहे इसको ऐसे ले लो, चाहे आप इसको कैसे ही ले लो, ये चाहे ऐसे स्टूडेंट आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ये एक ओसिलेटिंग प्लेन है। ओसिलेटिंग प्लेन जो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर, ये आपका एक प्लेन हो गया स्टूडेंट ओसिलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब ये जो ओसिलेटिंग प्लेन स्टूडेंट आपने यहाँ पर लिया है, तो अगर कोई परपेंडिकुलर आप टेंजेंट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लेते हैं और वो परपेंडिकुलर ओसिलेटिंग प्लेन में लाई करता है, तो इसका मतलब आप उसे कहते हैं कि वो आपका क्या होगा, ओसिलेटिंग प्लेन में लाई करता है, तो उसे आप क्या करते हैं, वो हो गया प्रिंसिपल नॉर्मल। लेकिन अगर एक और नॉर्मल, एक और परपेंडिकुलर आपने ले लिया जो कि टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो उसे बोलते हैं बाई नॉर्मल। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको ये दोनों डेफिनेशन आपको पता चल गई, प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है और बाई नॉर्मल क्या होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, अब नेक्स्ट मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, मैं इसकी थ्योरेटिकल, ये तो जस्ट आपको एक समझाने के लिए था, अब नेक्स्ट में हम समझाते हैं इसको प्रॉपर तरीके।
स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब कोई भी नॉर्मल होता है, आप कितने ही नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। मान लिया ये आपके पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर आप ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर तो यहाँ भी हो सकता है, 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 इस प्लेन में नीचे भी हो सकता है, कहीं भी ये प्लेन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नॉर्मल्स। अब स्टूडेंट नॉर्मल लाइन होता क्या एक्चुअली? मैं अब इसकी डेफिनेशन आपको पिछले बार मैंने नॉर्मल लाइन आपको करवाई भी थी, फिर भी एक बार बता देता हूं। जैसे आपकी बुक के अनुसार है, नॉर्मल लाइन एट ए पॉइंट, एनी लाइन थ्रो ए पॉइंट P ऑन द कर्व परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व। जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आपने कोई भी लाइन खींची है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है एट P। इज डिफाइंड एज नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट P। अब नॉर्मल की दो तीन चीजें आपने मैंने पहले भी आपको एक बार बताई थी कि भाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नॉर्मल। और ये तो सारे के सारे, अगर मान लिया अब ये जितने भी नॉर्मल है ना, और ये नॉर्मल जो जैसे आप इधर गया जितने भी, जैसे ये था एक, ये नॉर्मल यहाँ भी है, ये नॉर्मल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये नॉर्मल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इस नॉर्मल के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है उसे बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। इस नॉर्मल के द्वारा जितने भी प्लेन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल प्लेन। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, नॉर्मल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हो स्टूडेंट? वो है लोकस ऑफ ए। तो इसका ये जो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो स्टूडेंट? नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन, लोकस ऑफ द नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट P ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द नॉर्मल प्लेन एट P, इज कॉल्ड द नॉर्मल प्लेन एट P। अब स्टूडेंट एक चीज देखो, मान लिया आपके पास ये एक प्लेन है, आप ये चलो इसको, ये एक प्लेन है, मान लिया ये एक प्लेन मान लिया आपने, और ये जो प्लेन है कोई भी मान लिया आप, ये एक आर्क है, या आर्क के कैसे ले लो आप, ये ले लिया, और ये आप आर्क ऐसे भी ले सकते हैं, और ये आपका क्या है? उसके ऊपर एक टेंजेंट है, टेंजेंट P पॉइंट के ऊपर है। तो अब मैंने अभी आपको बताया था, एक तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, एक परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर हो गया जो यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर इस ऑसिलेटिंग प्लेन में लाई करता है। अगर ये इस ऑसिलेटिंग प्लेन में लाई करेगा स्टूडेंट, तो फिर ये क्या होगा? ये होगा आपका प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल होगा। अब इस प्रिंसिपल नॉर्मल पे और इस टेंजेंट के ऊपर जो एक परपेंडिकुलर होगा, ऐसे अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हो जाता है, उसे बोलते हैं, जो ये होगा आपका वो होगा बाई नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाई नॉर्मल। तो ये जो परपेंडिकुलर आप इसके ऊपर बनाते हैं, अब क्योंकि ये जो नॉर्मल है, अब ये जो नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑसिलेटिंग प्लेन में है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं स्टूडेंट इसको। और जो इस प्रिंसिपल नॉर्मल के ऊपर भी और टेंजेंट के ऊपर भी जो परपेंडिकुलर, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, उसे बोलते हैं बाई नॉर्मल। तो ये तो हम करेंगे स्टूडेंट अभी आगे। अब आपको ये पता चल गया कि बाई नॉर्मल क्या होता है और प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आपने, मैं पहले बता भी देता हूँ, जो आपकी बुक में प्रिंसिपल नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? द नॉर्मल, अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, द नॉर्मल विच लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल एट P। तो ये P के ऊपर प्रिंसिपल है। इसी प्रकार चलो अब ये तो हो ही गया आपकी, एक और डेफिनेशन हम कर लेते हैं बाई नॉर्मल, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन अभी हमने की है। अब बाई नॉर्मल क्या होता है? द नॉर्मल विच ये आपने देख लिया स्टूडेंट यहाँ पर कि वह प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है। प्रिंसिपल नॉर्मल होता है द नॉर्मल विच लाइज इन द ऑसिलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल एट P। क्योंकि ये जो नॉर्मल है टेंजेंट के ऊपर, ये जो नॉर्मल है ये किसके ऊपर लाई करता है? इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, और इस प्लेन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटिंग प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, और इसके ऊपर और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसे बोलते हैं बाई नॉर्मल। तो द नॉर्मल विच
इज परपेंडिकुलर टू द osculating plane is called बाइनॉर्मल। देखो स्टूडेंट, अब आपको ये पता चल गया कि भाई एक तो ये जो है आपका प्रिंसिपल नॉर्मल है, ये अलोंग किसके लाई करता है, ओसिलेटिंग प्लेन के है, और बाइनॉर्मल इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके ऊपर है तो वो ओसिलेटिंग प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपकी डेफिनेशन यही बनती है, द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द ओसिलेटिंग प्लेन इज कॉल्ड द बाइनॉर्मल। अब यहाँ से जो ये चीजें आपने की है, अब इनसे हमें क्या क्या मिला स्टूडेंट यहाँ पर। अब मान लिया, देखो जो प्रिंसिपल नॉर्मल है स्टूडेंट, प्रिंसिपल जो नॉर्मल है, प्रिंसिपल नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली, प्रिंसिपल नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं एन कैप से, और बाई नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं, बाई नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट यहाँ बी से, बी कैप से। और यहाँ पर देखो, अब ये जो है ना बी कैप, अब आप इसको एक यहाँ पर एक वो होती है कि भाई बी नॉर्मल जो होता है, बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टी इंटू में एन कैप। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर प्रिंसिपल नॉर्मल के और टेंजेंट के, अगर प्रिंसिपल नॉर्मल के, अब ये एक्चुअली पता है क्या है, ये एक ट्रायड का काम करता है। मैं इसका ट्रायड के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। मान लिया ये है आपका, ये आप मान ले ये आपका बी, ये आपका टी है, और ये आपका मान लिया बी है। तो अगर मान लिया इसमें एन है, सॉरी प्रिंसिपल, अभी जो अब आपने अभी भी देखा था कि भाई मान लिया ये आपका एक आपने टी मान लिया, और एक आपने मान लिया ये टी है, और ये आपका एन है। तो इसमें क्या होता है, अगर टी को एन की तरफ घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो इसका मतलब जो आपने इसको घुमाया क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये पेंच है, जो मतलब किसी भी पेंच को अगर ऐसे टाइट करते हैं, तो पेंच को अगर टाइट करते हैं तो वो क्या होता है, बंद होता है, और बंद होगा तो अंदर जाएगा। तो इसका मतलब बाइनॉर्मल क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, अंदर जाएगा तो बाइनॉर्मल नीचे जाएगा। अगर आप इसको अगर इस तरफ घुमाते हैं, अगर इसको इस ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाएंगे, तो फिर ये बाइनॉर्मल क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। और मतलब ये इसलिए इसको वो बोलते हैं स्क्रू रूल भी होता है ना, थंब स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल भी अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये थंब की डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की बाइनॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए इसको ये कहते हैं कि B इज इक्वल टू, जो ये डायरेक्शन ये आपका बना है ना, B इज इक्वल टू P क्रॉस N। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक्चुअली B क्या है, मैं अब एक एक करके आपको बताता हूँ। B क्या है, यह है यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल। और T आपने पढ़ाई था स्टूडेंट, T क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट था। और N क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। तो ये स्टूडेंट आपको पता चल गया कि भाई ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं। और अब इसमें एक दूसरी चीज को आपको ये भी पता चला, एक ऐसा नॉर्मल जो कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और ओसिलेटिंग प्लेन या प्रिंसिपल नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर है, तो उसे बोलते हैं बाइनॉर्मल। और जो प्रिंसिपल एक्स नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर जो नॉर्मल है वो अगर ओसिलेटिंग में प्लेन में लाई करता है तो उसे प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एन से, बाइनॉर्मल को डिनोट करते हैं बी से, और टी अपना टेंजेंट नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट होता है, तो बी इज इक्वल टू टी क्रॉस एन होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा स्टूडेंट। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, मान लिया है, अब मान लिया क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मान लिया हम टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लिया एक वेक्टर, तो ए क्रॉस बी, जैसे आप ए क्रॉस बी देखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर ए क्या है, एक वेक्टर आपने ले लिया ए है और एक वेक्टर आप बी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए और बी की जो डायरेक्शन होती है ना, वो ए और बी के परपेंडिकुलर होती है। तो
जो ये ए क्रॉस बी है ना, ये ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ना तो ए की तरफ होती है ना बी की तरफ होती है, लेकिन जो ए क्रॉस बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ना, जो इसके ऊपर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर होगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब है ए क्रॉस बी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस ए और बी के परपेंडिकुलर होती है और वो राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज का आपने ध्यान देना है। जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, जो ए क्रॉस बी मतलब ये होगा, ए क्रॉस बी से एक टेंजेंट फॉर्म करेगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पर, और वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या होगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी, और वो जो परपेंडिकुलर होगी वो राइट हैंड स्क्रू रूल के ऊपर फॉलो करेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसी प्रकार जो टी क्रॉस एन अभी आपने बताया था ना मैंने, जैसे ये बताया था बी इज इक्वल टू टी क्रॉस एन, ठीक है, तो ये भी वही राइट हैंड स्क्रू रूल के ऊपर को ही फॉलो करेगा। ठीक है, अब मान लिया जैसे ए क्रॉस बी आपने ले लिया, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आपने ले लिया, तो अगर ए से, अब मान लिया ये आपका ए है और ये यहाँ पर ले लो, मान लिया ये ए है और ये बी है, ये बी है, ये ई है। अगर इस ए को अगर इस ए को बी की तरफ घुमाएंगे, अगर इसको ए को बी की तरफ घुमाएंगे, तो जो पेच है ना, वो आपका जो स्क्रू घुमाएंगे, जो पेच ऊपर से जो पेच होगा ना, वो पेच आपका सी की तरफ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, सी की तरफ जाएगा। तो इस चीज का आपने यहाँ पर ध्यान देना। अब वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल का ही यहाँ पर आपका यूज होगा। तो अब यहाँ पर अब देखेंगे कि दूसरी बात स्टूडेंट, जैसे अभी हम तो इसकी बात कर रहे थे, अब इसका मतलब ये है, अगर टी को हम n की तरफ, अगर टी को, ये टी है आपका और ये n है, अगर टी को हम n की तरफ घुमाएंगे तो वो जो आपका जो स्क्रू है वो b की तरफ को जाएगा। अगर पेज को कस रहे हैं, अब इस चीज का भी ध्यान देखो स्टूडेंट, अगर मान ले अब जैसे राइट साइड में आप इस तरह अगर टाइट कर रहे हैं कि मान ले आप टूटी ही ले लो, एक पानी की वाटर सप्लाई की जो टूटी होती है, अगर उसको आप टाइट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, नीचे जाता है। तो नीचे जाता है, और नीचे क्या है, इसका मतलब नीचे वो बाई नॉर्मल, तो बाई नॉर्मल आपका नीचे की तरफ जाएगा, तो बी की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब बाई नॉर्मल नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम टी को एन की तरफ करते हैं, तो वो बी की तरफ जाएगा। क्योंकि अब एक चीज और देखो, अब बाइनॉर्मल जो है वो क्या है, बाइनॉर्मल ऑक्सीलेटर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये आपने मतलब देखना है कि भाई ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है, ये इसके रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये टी, बस ये चीज का आपने ध्यान रखा है, अगर ये टी से एन की तरफ मूव करता है, टी से एन की तरफ मूव करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बी की तरफ जाएगा, और बी क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ इतना हो गया आपका। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल को कैसे डिनोट करते हैं, बाइनॉर्मल क्या होगा, बाइनॉर्मल क्या होता है। अब स्टूडेंट आपने अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि भाई अब आपने ओसिलेटिंग प्लेन देखा था, मान लिया आपने ऑस्कुलेटिंग प्लेन देखा था, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन आपने क्या देखी थी, r माइनस में r, और ये आपका क्या था, डॉट प्रोडक्ट r क्रॉस r, ये आपने देखा था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो आपने इसको ये ऐसे भी देखा था, r डैश या r डबल डैश इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा था, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनका तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वो 0 है। और यहाँ पर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने ये पढ़ा था, ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन ये पढ़ी थी आपने, ये ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है। और आपने ये भी पढ़ा था कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वो 0 के बराबर है। 0 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r माइनस में r और r डॉट r डबल डैश, या डॉट भी लिख सकते हैं आप। वैसे r डॉट और r डबल डैश बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, r डैश को r डॉट में और r डबल डैश को r डबल डॉट में, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखो, ये जो इसका मतलब ये और ये, या आप ये भी कह सकते हैं r माइनस में r डॉट और r डबल डॉट, ये तीनों के तीनों ऑसिलेटिंग प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और अगर ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि r डॉट
और आर डबल डॉट भी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर ये आर डॉट आर डबल डॉट एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, ये समझने वाली बात है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि आर डॉट का और आर डबल डॉट का जो क्रॉस प्रोडक्ट है हम करेंगे तो यहां से हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। एक बार फिर बताता हूं स्टूडेंट, मान लिया ये सारे के सारे एक उसमें प्लेन में लाई करते हैं, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 है, इसका मतलब ये सारे के सारे एक प्लेन में लाई करेंगे। अगर ये एक प्लेन में लाई करते हैं तो इसका मतलब आर डॉट आर डबल डॉट भी एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो अगर ये एक प्लेन में लाई करता है तो इसका जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका एक वेक्टर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इसका कर देते हैं तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर मिलेगा और वो जो वेक्टर है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर देखो अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्योंकि अगर लाइन ऑफ एक्शन मान लिया जिस तरह भाई लाइन ऑफ एक्शन चाहे ये ए है ये बी है, अगर लाइन ऑफ एक्शन चाहे इनकी डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर ये आपके दोनों के दोनों अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं और वो क्या होता है, वो पैरेलल होते हैं। तो अब इसका मतलब देखो अगर इन दोनों की ये क्योंकि एक इसका ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा और परपेंडिकुलर बनेगा तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट से जो भी परपेंडिकुलर आएगा, जो भी वेक्टर यहां से आएगा वो वेक्टर बाइनॉर्मल के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपका इसी तरह होगा और बाइनॉर्मल भी आपका इसी तरह होती है, तो इसे आर डॉट आर डबल डॉट के बाइनॉर्मल इसके पैरेलल होगा। मतलब यहां पर क्या हो गया, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट से जो वेक्टर बना वो वेक्टर आपका बाइनॉर्मल के पैरेलल होगा। अब स्टूडेंट ये अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई अब आर डॉट क्या होता है स्टूडेंट। मान लिया ये एक आर्क है और ये एक टेंजेंट है, तो ये आर डॉट यही तो होता है, आर डैश और आर डॉट भी इसके पैरेलल ही होता है। तो इसका मतलब जो आर डॉट है ये होता तो क्या है, टेंजेंट के पैरेलल है। तो ये क्या है, ये टेंजेंट के पैरेलल है और यहाँ पर अब ये टेंजेंट के पैरेलल है तो आपको ये पता चल गया कि भाई एक चीज और हो गया। अब यहाँ से देखो इन चीजों से आपको ये पता चल गया कि भाई एक तो मैंने अभी लिया था टी क्रॉस एन, जो आपने लिया था इन टी क्रॉस एन के करने से एक वेक्टर मिला हमें और वो वेक्टर क्या था, बाइनॉर्मल था, वो बी मिलता है। इसका मतलब अब आप ये भी कह सकते हैं कि आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और क्रॉस आर डॉट। अब एक तो वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया स्टूडेंट। अब एक वेक्टर ये हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। अब ये इन दोनों के क्रॉस से भी हमें एक वेक्टर मिलेगा, इन दोनों के क्रॉस से भी हमें एक वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, जो इससे और इससे जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता चल गया, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर मिलता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर मिला तो अभी तो इसके इसके करने से तो क्या हुआ था, वो आपके परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कहाँ हो गया, बाइनॉर्मल पे हो गया, बाइनॉर्मल के पैरेलल हो गया। और अब इसके और इसके से भी हमें एक वेक्टर मिलेगा। अब इसके और इससे से अगर हमें एक वेक्टर मिलेगा तो वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझो इस चीज को, प्रिंसिपल नॉर्मल के यहाँ पर एक पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब इसको इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आती है स्टूडेंट। ये आपने पहले भी देखा था, ये हमारा यूज में आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बता भी देता हूँ। आर क्रॉस आर डबल डॉट और क्रॉस में आर डबल डॉट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको जो दूर होता है दूर वाले के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट होता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि आर डबल डॉट होता है, माइनस में फिर नज़दीक वाले के साथ होता है डॉट और यहाँ पर आर डबल डॉट ये होता है और इनटू में आर डॉट होता है। तो ये तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, जस्ट ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो यहाँ आपको ये चीज का पता चल गया स्टूडेंट कि भाई टी क्रॉस एन अगर आप करते हैं, टी क्रॉस एन करते हैं तो एक वेक्टर पैदा हुआ और वेक्टर जो बना है वो आपका बी बना है, पर उस बी जो है इसके ऊपर क्या होगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर इस प्रकार आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट से जो भी एक वेक्टर बना और क्रॉस आर डॉट भी अगर आप कर देते हैं तो यहाँ से भी एक वेक्टर बना और वो वेक्टर आपका क्या होगा, वो प्रिंसिपल के पैरेलल होगा। मतलब इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब प्रिंसिपल के नॉर्मल, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है उसके पैरेलल होगा स्टूडेंट। और उसके आगे स्टूडेंट अब ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो स्टूडेंट ये आपने थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपने जो करनी पड़ेगी स्टूडेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास स्टूडेंट, वो अब हम
अब हम करते हैं स्टूडेंट रेक्टिफाइंग प्लेन। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है रेक्टिफाइंग प्लेन। तो एक्चुअली में अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, किसी भी प्रकार का जो भी एक कर्व होता है, अब आपने देख लिया, देखो अब आपने तीन चीज़ों का यहाँ पर पता चल गया स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा रेक्टिफाइंग प्लेन के बारे में साथ के साथ आपको बता देता हूँ एक्चुअली में, नहीं तो फिर बाद में ये आपका आएगा रेक्टिफाइंग प्लेन के क्या होता है, आप अभी से समझ लो इसको। मान लिया रेक्टिफाइंग, अभी देखो आपने एक कर्व देखा और कर्व पे आपने क्या क्या देखा स्टूडेंट, एक तो टी देख लिया और एक एन कैप देख लिया, एक बी कैप देख लिया। ये क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट था। ये क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल था। ये क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल था। ठीक है, चाहे लिखना चाहो तो लिख भी लो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये क्या है, टी, और ये एन आपने ले लिया स्टूडेंट, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया। और बी आपने ले लिया, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल। तो ये जो चीज स्टूडेंट आपने यहाँ पर देख ली। तो अब देखो, मान लिया अब यहाँ जो चीज हम बढ़ाने वाले स्टूडेंट, मान लिया ये आपका एक सर्कल है और इस पे एक आपने ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया टी, यहाँ पर टेंजेंट ले लिया, और ये इस पे ले लिया, मान लिया यहाँ पर एन ले लिया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये आपका क्या हो गया, एक समझाने के लिए ये सिर्फ बता रहा हूँ। मान लिया अब आपने स्टूडेंट किया था टी क्रॉस एन, अभी आपने क्या किया था, आपने किया था टी क्रॉस एन इक्वल टू क्या था, बी। इसी प्रकार जब देखो यहाँ पर ये चीज़ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक्चुअली हम ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर इसका आप क्रॉस करोगे तो आपको बी मिलेगा, अगर एन और बी का क्रॉस करोगे तो टी मिलेगा, बी और टी का क्रॉस करोगे तो एन मिलेगा। अगर ये अपोजिट अगर आप इनको लोगे तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, ये आपने पहले भी मतलब जब वेक्टर किए थे, वेक्टर में भी आपने देखा था। तो ये होगा, और मैं लिख देता हूँ चलो एन, अगर एन क्रॉस बी लेते हैं तो आपको टी कैप मिलेगा, और बी क्रॉस टी लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, एन कैप मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी एन बी जो ये आपस में क्या है, अगर टी क्रॉस एन करोगे तो बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एन और बी को अगर क्रॉस करोगे तो टी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर बी और टी को क्रॉस करोगे तो एन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये चीज आपने यहाँ पर देख ली स्टूडेंट। इसका मतलब टी एन बी क्या हुए, टी एन और बी ये तीनों क्या हुए स्टूडेंट, ये ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गए आपके। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब है कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब अब देखो आई डॉट एन, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका सारा का सारा जीरो हो जाएगा। ये भी, ये तो आपको पता ही है, इक्वल टू जीरो, और बी डॉट टी, तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो स्टूडेंट, मान लिया एक आपके पास ए वेक्टर है, एक मान लिया आपके पास बी वेक्टर है, अगर इसका आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और यहाँ पर क्या होता है कोस थीटा। और क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तो कोस 90 होगा, कोस 90 आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब इन सभी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट भी क्या हो जाएगा जीरो। तो इसलिए इन सभी का जो डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ जीरो। ये समझने वाली बात है, तो ये आपने पहले भी कर लिया है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैंने एक चीज और बात बताई थी आपसे, अगर आप t से n के ऊपर, अगर t से n के ऊपर, अगर इसको t से n की तरफ आप इसको टर्न करते हैं, तो अगर आप t से n के मतलब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो आपको इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज और t से n की तरफ आप घुमा रहे हैं, तो पेच क्या होगा, पेच नीचे की तरफ जाएगा, और इसका मतलब बाइनॉर्मल नीचे की तरफ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब बाइनॉर्मल नीचे की तरफ हुआ, तो n क्रॉस b, आप n क्रॉस b करेंगे तो t इसका परपेंडिकुलर होगा। ऑसिलेटिंग प्लेन अब वह होता है, अब ऑसिलेटिंग प्लेन में तो आपको मतलब अब ये डायरेक्शन आपको पता चल गया स्टूडेंट, मतलब ये रोटेट करने वाली बातें आपको पता चल गया, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी पता चल गया। और t और क्रॉस n करोगे तो b परपेंडिकुलर है, n और b परपेंडिकुलर को क्रॉस करोगे तो t परपेंडिकुलर है, b और t को क्रॉस करोगे तो n इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक चीज़ का पता चल गया कि भाई एक तो ओसिलेटिंग प्लेन, ओसिलेटिंग प्लेन, मैं एक ओसिलेटिंग प्लेन के बारे में एक बार और बता देता हूँ। अब इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, ओसिलेटिंग प्लेन वो होता है जो टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल में लाई होने वाला एक प्लेन है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ना टेंजेंट और नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो अलोंग आपका ओसिलेटिंग प्लेन के नॉर्मल क्या होता है, ओसिलेटिंग प्लेन जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है स्टूडेंट, एन क्या था प्रिंसिपल नॉर्मल, और वो क्या था ओसिलेटिंग प्लेन के अलोंग होता है, और वो अलोंग होता है तो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है वो परपेंडिकुलर, अलोंग टेंजेंट के ही साथ में वो बढ़ता है, और वो टेंजेंट के ऊपर भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ से आपने एक चीज का नोट करना है कि ओसिलेटिंग प्लेन वो होता है जो टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल में लाई होने वाला एक प्लेन होता है। मतलब अब आप ये भी कह सकते हैं टेंजेंट में और प्रिंसिपल नॉर्मल में लाई होने वाला एक प्लेन होता है, उस प्लेन को हम ओसिलेटिंग प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है स्टूडेंट, मान लिया अब टेंजेंट और नॉर्मल में, अब यहाँ पर देखो ये जो प्लेन हुआ ना स्टूडेंट, ये जो प्लेन हुआ आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो प्लेन हुआ ये जिसमें टी और एन लाई किया, तो ये टी और एन जिसमें लाई किया इसे बोलते हैं ओस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद एन और बी में जो लाई किया, जो एन और बी में जो लाई किया स्टूडेंट, उसे बोलते हैं आपका नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन। और स्टूडेंट टी और बी से बनने वाला जो भी प्लेन हुआ स्टूडेंट, जो टी और बी से बनने वाला उसे बोलते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन। ये चीज़ का आपने यहाँ से ध्यान देना, जस्ट एक समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो टी और बी जिसमें लाई करते हैं उसे रेक्टिफाइड प्लेन बोलते हैं, टी और एन जिसमें लाई करते हैं ओसिलेटिंग प्लेन बोलते हैं, एन और बी जिसमें लाई करते हैं उसे आप नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट इनकी आपको पता है कि भाई यहाँ से आप वैल्यू तो अगर आप चाहो तो निकालना, तो इसकी वैल्यू आप बड़े इजीली से एक दूसरे से निकाल सकते हैं। अब आपको ये तो पता है कि स्टूडेंट आप किसी प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं या रेक्टिफाइड प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। प्लेन की इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने ये भी पता था, पहले भी किया था, मैं किसी भी इक्वेशन की आपको, अब इक्वेशन की लाइन आपको पता है स्टूडेंट, इक्वेशन की लाइन क्या होती है, आर इक्वल टू ए प्लस में लेमडा बी होती है। ठीक है ना, तो ये जो उसके पैरेलल होता है और एक पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, ये अब यहाँ से स्टूडेंट आपको भी पता है कि भाई मतलब जैसे एक तो कोई भी प्लेन आपने ये ले लिया आर इक्वल टू मान लिया एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के हो गया, तो एक तो इक्वेशन की ये इक्वेशन तो आप इसमें जो वेक्टर फॉर्म में तो इक्वेशन ये ले सकते हैं प्लेन की, और कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको पता है एक्स माइनस, मान लिया आपने ले लिया एक स्टूडेंट ए ले लिया, मान लिया आपने एक तो पॉइंट ए ले लिया, मान लिया ये हो गया आपके पास, ये हो गया, और ये पॉइंट ये मान लिया ए ले लिया आपने, ये पॉइंट ए है, इसका मान लिया पोजीशन वेक्टर ए है, और एक आपने यहाँ पर ये वेक्टर हो गया, और इसके एक ये ले लिया बी, तो ये तो आपने ये जो यहाँ से बी है ना, इसके इससे तो आप वेक्टर की फॉर्म में तो ऐसे आप प्लेन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ये यही चीज़ मान ली है, अब मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ले लें, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या ले लिए x1 y1 और z1 ले लिए, ए जो है आपने एक वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर आपका ए है मान लिया, और इस वेक्टर को आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वेक्टर ए1 आई प्लस में ए1 आई ले लो, या ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के ले लो, तो x1, अब मान लिया कोई पॉइंट, एक जनरल पॉइंट आपने x जो आपने लिया था वो x माइनस में x1 डिवाइड बाई ए इक्वल टू y माइनस में y1 डिवाइड बाई बी इक्वल टू z माइनस में z1 डिवाइड बाई सी, ये आपने एक इक्वेशन ली थी, ये कार्टेशियन फॉर्म में ली थी। तो आप ये चीज़ें सारी की सारी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब यहाँ से स्टूडेंट जो आपने देखा, जो ये जो चीज़ आपने ली थी स्टूडेंट, ये r इक्वल टू आर ये हो गया प्लस में लेमडा, और ये हो जाएगा t, ये आपका एक में जो है ये क्या है, ये गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट, ये कैपिटल आर है, ये गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। टी आपका क्या है, आर क्या है आपका एक जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट होता है, ये आर क्या है गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये टी आपको पता ही है कि ये टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि भाई ये होगा। अब टी किसके बराबर होता है स्टूडेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं आर प्लस में लेमडा, तो इसको लिख सकते हैं टी को आप लिख सकते हैं डी आर बाई डी एस, क्योंकि टी आपको पता है कि आर डैश होता है, आर डैश का मतलब क्या होता है आर डैश को आप स्टूडेंट टी क्या लिख सकते हैं, आर डैश को आप डी आर बाई डी एस होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एस।
तो इसको लिख सकते हैं आर प्लस में लेमडा और डी आर डॉट लिख दो, आर डॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी बाई डी एस। अब ये जो डी टी बाई डी एस स्टूडेंट एक्चुअली है क्या, ये मान लिया मैं यहाँ इसको डी एस बाई डी टी कर दूँ। ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, डी एस बाई डी टी क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये आर्क लेंथ है। तो स्केलर क्वांटिटी, अगर इस स्केलर क्वांटिटी के इसके साथ हम मिला दें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर इजक्वल टू म्यू और आर डो। तो ये आपका ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में करें तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपकी जो ये चीज़ मैंने क्यों बताई, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ, इन्हीं से हम ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होगी स्टूडेंट, आर प्लस में आर क्या है, ये आपको ये आर इजिकल टू, ये आर क्या है, ये गिवन पॉइंट है, ये कोई जनरल पॉइंट है, और ये है कोई भी प्लस में लेम्डा और एन वेक्टर। ये जो एन वेक्टर है ना आपका, ये एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द टेंजेंट, ये जो एन वेक्टर है ये, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल नॉर्मल है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल। और इसी प्रकार इजिकल टू आर प्लस में लेम्डा बी, ठीक है, बी वेक्टर आपने यहाँ पर ले लिया, और ये किसकी है, इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल। ये चीज़ें बताने के लिए इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल, क्योंकि अब आपने ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल ऑफ, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ आपने देखनी थी कि भाई ये इसके कैसे कैसे ये होगा। तो ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल आर इक्वल टू आर प्लस में, ये आपने ये कर लिया और आपने ये कर लिया, ये इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल होगी, ये इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल होगी। अब यहाँ से स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन भी हम निकाल सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।